नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और उन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपुल, आपका भी स्वागत है। और आज का दिन काफ़ी खास है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट है, जीडीपी के आंकड़े आए हैं, ट्रंप ने अपनी ट्रेड पॉलिसी की नीति को पूरी तरह बदल दिया है और नए सिरे से दुनिया में ट्रेड वार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत सारी खबरें हैं, हम इन पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी जेब और ज़िंदगी पर इनका क्या असर होने वाला है। बिल्कुल, बड़ा दिन है, बड़ा विश्लेषण है, बड़ी खबरें हैं। तो एक एक करके आपको पहले ये बता देते हैं कि आज का दिन ही इतना बड़ा है क्यों। तमाम चीज़ें आपको अंशुमान जी ने बताई दी हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं तो बोनस पॉइंट में मुख्य तौर पर अंशुमान सर के साथ उन आंकड़ों का विश्लेषण होगा। लेकिन खबरें और भी हैं, और आइए जरा फटाफट ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आयकर विभाग से जुड़ी खबर पर बात होगी। आयकर विभाग उन लोगों के मासिक खर्च के आंकड़ों की जांच कर रहा है जिनके खातों के ट्रांजैक्शन उनके मासिक खर्च से मेल नहीं खा रहे। इसके बाद केंद्र के टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी से जुड़ी हुई खबर पर बात होगी। सरकार इस हिस्सेदारी को कम करने पर विचार कर रही है। पूरी खबर को अंशुमान सर के साथ आराम से समझेंगे। इसके बाद ट्रंप की नई घोषणा पर बात होगी। उन्होंने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ की तारीख घोषित कर दी है। दुनिया भर में उनकी इस घोषणा से हलचल है। इसके बाद जीडीपी आंकड़ों के भीतर जाएंगे और अंशुमान सर से समझेंगे कि 6.2% ग्रोथ की वजह क्या है। और आखिर में शेयर बाजार की गिरावट पर बात होगी। जी हां, बाजार 9 महीने के निचले स्तर तक टूट गया है। यहां से अब आगे की दिशा क्या होगी, क्या और टूटेगा बाजार, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत होगी अंशुमान सर से। तो लगातार बोनस पॉइंट में आज आखिर तक हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। लेकिन शुरुआत करेंगे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की खबर के साथ। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से हाल में लॉन्च हुए नए निवेश प्रोडक्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एसआईएफ के लिए सेबी ने फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। एसआईएफ का नया फ्रेमवर्क 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। फ्रेमवर्क में बताया गया है कि किस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इन फंड्स को लॉन्च कर सकती हैं, किस तरह की निवेश स्ट्रेटजी पर ये फंड काम करेंगे, निवेश को लेकर के किस तरीके के विकल्प होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा और इन प्रोडक्ट्स की सब्सक्रिप्शन या रिडेम्पशन कैसी होंगी। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर में ये एसआईएफ फंड होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं और सेबी ने इसके लिए क्या कुछ तरीका बताया है। विपुल, जैसे आज खबरों का दिन है और बड़ी खबरों का दिन है और उनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में शामिल है, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों को भारत में इस बात की अपेक्षा थी कि अब रेगुलेटर को म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का एक रास्ता खोला जाना चाहिए। पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें कि आप बड़ी 50 लाख रुपए तक का पैसा रखने की कोशिश करते हैं, और म्यूचुअल फंड में तो 250 रुपये से लेकर किसी भी स्तर तक की एसआईपी की जा सकती है। और इसके लिए सेबी ने सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट फंड का एक प्रस्ताव रखा है। इस पर चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब सर्कुलर आ गया विपुल जी, तो ऐसा लगता है कि एसआईएफ को सेबी मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। इस बीच सेबी में मुखिया भी बदले हैं, सेबी के नई मुखिया आ गई हैं। पुरानी मुखिया माधवीपुरी बुच के लिए का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसे लागू करने का फैसला नए मुखिया करेंगे, जो कि जिनकी नियुक्ति अभी तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति हुई है। क्राइटेरिया यह है कि 10,000 करोड़ रुपए तक के एयूएम वाली यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स एसआईएफ लॉन्च कर सकेंगे, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च कर सकेंगे। इनमें आम निवेशकों को 10 लाख रुपए तक के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की छूट होगी। और यहां से हम पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच का एक हाइब्रिड निवेश का जरिया देख रहे हैं, जो थोड़ा ज़्यादा निवेश करने वाले या ज़्यादा फंड रखने वाले लोगों के लिए बेहतर है। इसके साथ सेबी ने अपने सर्कुलर में काफ़ी और विस्तार से चीज़ें बताई हैं कि इसमें निवेश कैसे किया जाएगा। इसमें इक्विटी, डेट और हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। रिडम्पशन के नियम तय किए गए हैं। डेरिवेटिव्स में भी निवेश की छूट होगी एसआईएफ को, यह भी कहा गया है। करीब 25% एक्सपोजर कोई एसआईएफ डेरिवेटिव्स में भी ले सकेगा। तो यानी यहां से जो थोड़ा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं उन्हें अब डेरिवेटिव्स में निवेश का रास्ता मिलेगा, जो कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स के मामले में इजाज़त इसकी नहीं होती थी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो एसआईएफ की स्ट्रेटजी है उसकी जानकारी नियमित रूप से दी जाएगी। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली दी जाएगी और सूटेबल इंटरवल्स पर उसके रिडम्पशन की तैयारी होगी। तो यदि आप निवेश
करना चाहते हैं। हालांकि बाजार अभी काफ़ी डवाडोल है, उत्साह टूटा हुआ है, लोगों के मन में खौफ है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सेबी ने भारत के निवेश के जो रास्ते हैं या निवेश के जो विकल्प हैं उनमें एक महत्वपूर्ण विस्तार किया है। पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच अगर आप कहीं खड़े हैं और आपके पास औसत 10 लाख रुपए तक के मिनिमम निवेश की क्षमता उपलब्ध है तो एसआईएफ आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। एसआईएफ आएंगे, लॉन्च होंगे और उसके बाद हम अपने कार्यक्रमों में उनकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने भारत के निवेश बाजार को कैसे बदला। ठीक। इस बीच आयकर विभाग की नज़र अब जो है परिवारों के मासिक खर्च पर लगी हुई है। आयकर विभाग ऐसे लोगों को खंगाल रहा है जिनके बैंक खातों से पैसा तो नहीं निकल रहा, लेकिन रोज़मर्रा के खर्च और लाइफ स्टाइल के लिए वो लोग जम करके खर्च कर रहे हैं। विभाग ने कई लोगों को नोटिस भेज करके उनके ग्रॉसरी या मासिक खर्च की जानकारी भी मांगी है। आयकर विभाग को शक है कि ऐसे लोग अपनी आयकर रिटर्न में आय की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। सर, पहले तो आयकर विभाग ने बड़ी आबादी को आयकर से छूट दे दी। बड़ी आबादी को आयकर छूट देने के बाद अब इस तरह के कदम को देखते हुए क्या इनकम टैक्स की किस रणनीति के बारे में पता चल रहा है सर? विपुल जी, बोनस पॉइंट के दर्शक और बजट पर हमारे साथ रहे होंगे तो जब बजट की घोषणा हो रही थी उस समय इनकम टैक्स की घोषणाओं का विश्लेषण करते हमने बताया था कि 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गए हैं। यानी इनकम टैक्स विभाग को ये समझ में आ गया है कि भारत में करीब करीब 78% टैक्स 40-42% लोगों के पास से आ रहा है और भारत में जो मझोली और उच्च आय के जिनको क्या आप सुपर रिच नहीं कह सकते पर मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोग हैं, वही अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आय का राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। और उस समय भी हमने कहा था कि कम आय वाले लोगों को टैक्स के नेट से बाहर करने का फैसला इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनसे टैक्स उगाने पर, चुकाने पर, रिटर्न की प्रोसेसिंग पर इतना खर्च हो रहा था जितना उनसे रेवेन्यू नहीं आ रहा था। तो जैसे इनकम टैक्स का ढांचा बदला, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों के खर्च और खपत पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। नज़र तो पहले से रखी जा रही थी, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के जरिए अब जानकारी लेने की कोशिश शुरू कर दी है। जो लोग खाने पर, ग्रॉसरी पर खर्च करते हैं, पहली बार ग्रॉसरी का, ट्रैवल का, एंटरटेनमेंट का, इनकी भी जानकारियां सिस्टम से निकाली जा रही हैं। हालांकि एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न की व्यवस्था बड़े टैक्स पेयर्स के लिए पहले से बनी हुई है, लेकिन अब आईटी डिपार्टमेंट्स ने कई सारे नोटिस टैक्स पेयर्स को भेजे हैं जिससे उनके खर्च की जानकारी मांगी गई है कि वो कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के ढांचे में, इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में और विजिलेंस में एक बड़ा शिफ्ट आया है। छोटे करदाताओं को बाहर किया जाए और जो मझोले और बड़े करदाता हैं उनके एक एक पाई के हिसाब पर नज़र रखी जाए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपने अपने खर्च ज़्यादा रखे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी कम है, आपके बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेज इस तरीके के हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़रूर आपको ढूंढकर नोटिस भेजेगा, ऐसे संकेत हैं। ठीक है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी और कस्टम मामलों में गिरफ्तारी और जमानत को लेकर के अहम फैसला भी सुना दिया। कोर्ट ने कहा है कि कस्टम और जीएसटी मामलों में एफआईआर हुए बिना भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है। कोर्ट ने कहा जीएसटी और कस्टमर एक्ट पर अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है और इसके असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? काफ़ी बड़ा और ज़रूरी फैसला है और आज बड़ी खबरों का दिन है। जीएसटी देने वाले लोग टैक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर राज से बुरी तरह परेशान है और जीएसटी न चुकाने पर उन्हें उनके पर बगैर एफआईआर के भी और एफआईआर करके उन्हें जेल में भेजने का अधिकार उस प्रावधान में दिया गया है। पहली बार एपेक्स कोर्ट ने या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये जो सीआरपीसी जो पुराना एक्ट था उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से बदला गया है, उसमें कोर्ट ने ये कहा है और काफ़ी सख्ती से ये कहा है कि इन्फोर्समेंट प्रक्रिया को दबाव के साथ, उत्पीड़न के साथ लागू नहीं किया जाना चाहिए। सर्च और सीजर के ऑपरेशंस किसी उत्पीड़न के साथ नहीं होने चाहिए और अब जीएसटी कानून के तहत एफआईआर ना होने पर भी अगर जीएसटी का उल्लंघन पाया गया है तो आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए, करदाताओं की गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत लेने की या जमानत के लिए कोर्ट तक जाने की छूट होगी। और इसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल में भारत में जीएसटी अधिकारियों की तरफ से उत्पीड़न के असंख्य मामले सरकार के पास भी पहुंचे हैं, अदालतों में भी पहुंचे हैं और इसलिए अदालत का यह फैसला कई मायनों में काफ़ी बड़ा और लैंडमार्क माना जा रहा है क्योंकि इसका असर अन्य कानूनों पर भी होगा जहां पर टैक्स अथॉरिटी इस तरह से लोगों की टैक्स उल्लंघन को लेकर गिरफ्तारी करती है। केंद्र को टैक्स से होने वाली कमाई में राज्यों को मिलने वाले टैक्स की हिस्सेदारी घट सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी में कटौती का सुझाव 16वें वित्त आयोग को सौंपा जा सकता है। वित्त आयोग ही सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखेगा।
फिलहाल 15वें वित्त आयोग में केंद्र की कुल टैक्स कमाई में राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की गई है, लेकिन 2026 से इसे घटाकर 40% किया जा सकता है। सर, केंद्र के टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी पहले किस तरीके से देखने को मिल रही थी, अभी किस तरीके से बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें? यह भी एक बड़ा प्रस्ताव है और चूंकि वित्त आयोग का गठन हो चुका और वित्त आयोग इस पर प्रस्ताव करेगा, तो ये समझना जरूरी है कि केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे के रिश्तों में एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हुई है, जिसका प्रस्ताव भेजा गया और शायद वित्त आयोग इसमें राज्यों से बात करेगा। डेटा पॉइंट में हमें देखने की कोशिश करते हैं कि केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी का प्रतिशत किस तरीके का था। 1950 तक 10% था, उसके बाद 12वें, 14वें, 15वें और वित्त आयोग के हिसाब से 30% से बढ़ते बढ़ते 42% हुआ। 2015 के बाद से इसमें कमी आना शुरू हुई और 42 से 41% दो वित्त आयोगों ने उसे 41% पर रखा। पर अब इस बात के संकेत हैं कि इसे घटाकर 40% किया जाएगा। राज्य सरकारें इस पर तैयार होंगी कि नहीं, क्योंकि उनके पास टैक्स और रेवेन्यू के स्रोत सीमित रह गए हैं। जीएसटी में उन्होंने अपने टैक्स सिस्टम को सबस्यूम कर दिया था, मिला दिया था। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को अगर कम पैसा मिलेगा तो उसका असर उनके बजटों पर पड़ेगा, केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर भी पड़ेगा और जिन टैक्सेस को जीएसटी से बाहर रखा गया है उनमें बढ़ोतरी की नौबत आ सकती है। जी सर, सरकार की तरफ से ये कटौती की क्यों जा रही है और इसकी आवश्यकता पड़ क्यों रही है? यह मामला थोड़ा विवादित भी हो सकता है। आपको याद है जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए थे राज्य और केंद्र के बीच में। केंद्र सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है कि यह कटौती इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य सरकारें अपने बजट का बड़ा हिस्सा फ्रीबीज बांटने पर, लोक लुभावन स्कीमों पर जारी करती हैं और अब जबकि जीएसटी के कलेक्शंस ठीक हो गए हैं तो राज्य सरकारों को अब टैक्स में कमी की जाए ताकि उनके खर्च संतुलित हो सकें और केंद्र सरकार को ज़्यादा पैसा मिल सके, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा फंड आ सकें जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतें पूरी कर सके। माना जा रहा है कि अगर 1% का भी कमी होती है, यानी 41 से 40% आता है राज्यों का हिस्सा, तो केंद्र सरकार को करीब 35,000 करोड़ का एडिशनल फंड खर्च करने के लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा मांगती हैं। आपको पुराना विवाद याद होगा, अभी भी जीएसटी काउंसिल में इस पर विवाद हो रहा है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकांश नए करों को सेस के तौर पर लगा रखा है और वो सेस जो उपकर हैं उन्हें राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है। और जीएसटी का जो कंपेंसेशन सेस लगाया गया था जीएसटी के लागू करने के बदले, केंद्र सरकार ने राज्यों को 5 साल तक नुकसान की भरपाई का वादा किया था और उस वादे के तहत उस भरपाई को वसूलने के लिए एक कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। उसे भी अभी हटाया नहीं गया है, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार इसकी मांग कर रही है कि यदि वो कंपेंसेशन जारी है तो उसमें से हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। तो ये आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का, टकराव का, बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। पर उस पॉइंट में हमारी नज़र रहेगी क्योंकि वित्त आयोग 5 साल में अपनी सिफारिशें जब देता है तो उसके बाद केंद्र और राज्य के वित्तीय स्थिति रिश्तों का पुनर्गठन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में चल रही ऑटो पीएलआई स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में सख्त शर्तों की वजह से सुस्त रिस्पांस रहने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों और सख्त रेगुलेटरी नियमों की वजह से कंपनियों को पीएलआई के तहत उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने में चुनौतियाँ आ रही हैं। ऑटो पीएलआई स्कीम की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसे 2029 तक लागू किया गया है। सर, ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने और कारों के इंपोर्ट को सस्ता करने के दबाव की रोशनी में ऑटो पीएलआई का भविष्य आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? पीएलआई स्कीम ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत पर की गई कार्रवाई के नतीजे में आई थी। आपको पता होगा कि भारत से निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो सब्सिडीज दी जाती थी, टैक्स की वापसी की जाती थी, ट्रंप उस समय तो डब्ल्यूटीओ को मानते थे, इस समय तो डब्ल्यूटीओ को नहीं मान रहे हैं और उससे पैरेलल चल रहे हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने एक अपील की थी और उसके बाद अमेरिका वो मुकदमा जीत गया था और भारत की समस्त निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीमें एकदम बंद हो गई थी और तब केंद्र सरकार को एक नई स्कीम बनानी पड़ी थी जिसका नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था। इसके लिए केंद्र सरकार बजट से पैसा देती है कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए और उत्पादन का निर्यात करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स का करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश की उम्मीद इसमें की गई थी। पर जो ताजे आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा निवेश नहीं आया और अब
इस स्कीम का भविष्य थोड़ा मुश्किल में है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि भारत की जो पूरी ड्यूटी की या कस्टम ड्यूटी की पूरी व्यवस्था थी उसे ट्रंप ने तितर बितर कर दिया है। भारत ये चाहता था कि ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपने उत्पादन स्थापित करें, उसके लिए उन्हें बजट से मदद देने के लिए पैसा देने का प्रोत्साहन दिया गया था और वो उत्पादन करके उन कारों का विश्व में निर्यात किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप भारत की कारों पर और भारत के से होने वाले निर्यात पर ड्यूटी लगाने वाले हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ टेस्ला जैसी कंपनी को भारत में लाने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए कस्टम ड्यूटी घटाए जाने की भी संभावना है। और एक बार ऑटोमोबाइल के मार्केट में यदि सस्ती कारें विदेश से आने लगी सीकेडी या एसकेडी के लेवल पर, तो भारतीय उद्योग के लिए फिर निवेश करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। और लगभग यूरोप के साथ भी ऐसी स्थिति होने वाली है। आपको पता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है और वहाँ से भी ऑटोमोबाइल को सस्ता करने, भारत में ऑटोमोबाइल बाजार में यूरोप की कारें लाने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाने का दबाव बन रहा है। ऐसी स्थिति में ऑटो पीएलआई की पूरी स्कीम असमंजस में फंस गई है और कंपनियां अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही कि उसमें निवेश करें कि नहीं करें। और दूसरा पहलू जो भारतीय बाजार का है, जिसे आप लगातार जान रहे हैं कि भारतीय कार बाजार सिकुड़ गया है, छोटी कारों की डिमांड नहीं दिखती है। हमने ऑटोमोबाइल बाजार पर अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा भी की है। शेयर बाजार में ऑटो इंडेक्स की आप हालत भी देख सकते हैं। तो भारतीय बाजार चूंकि अब छोटी कारों के ग्राहक भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है, मझोली कारों के ग्राहक उपलब्ध हैं, तो उनके लिए भी अब ये बाजार सीमित दिख रहा है। ठीक सर, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक, जीडीपी आंकड़ों को लेकर के सरकार ने शुक्रवार को दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े जारी कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.2% दर्ज की गई। इससे पहले सितंबर तिमाही में ग्रोथ 5.4% थी। दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोथ का दूसरा अग्रिम अनुमान भी जारी किया, जिसके मुताबिक 2024-25 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के ग्रोथ आंकड़ों में भी सीधे 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 2023-24 के दौरान 9.2% की ग्रोथ बताई गई है। सर, जीडीपी में ये रिकवरी जो हम देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ये रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम साल दर साल पे अगर हम तुलना करते हैं तो दबाव तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप भीतर के आंकड़े को कैसे पढ़ पा रहे हैं? आंकड़ों के भीतर काफ़ी कुछ है, लेकिन हम पहले देखें कि जो पिछली तिमाही के दौरान, आपको याद होगा पिछली तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7 क्वार्टर्स के 7 तिमाहियों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी, 5.4%, जो कि सब 6% का लेवल था। और जो अभी ताजे आंकड़े आए हैं भारत की में Q3 के या तीसरी तिमाही के, उन आंकड़ों में 6.2% है। स्क्रीन पर हम देखते हैं डेटा पॉइंट के जरिए कि भारत के किन क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में किस तरीके की ग्रोथ दिखाई दी। तो अगर इन आंकड़ों को आप देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, Q2 की तुलना में Q3 को, तो केवल प्राइमरी सेक्टर और उसमें भी एग्रीकल्चर के सहारे इस ग्रोथ में बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। सरकार का कहना है, जीडीपी के आंकड़ों का कहना है कि इस ग्रोथ में बढ़ोतरी आई है विपुल जी रूरल डिमांड के कारण है। कहा जा रहा है कि गाँव में डिमांड बढ़ी थी, मानसून अच्छा रहा था, थोड़ा फेस्टिवल सीजन की डिमांड थी। हालांकि अगर पीछे पलट कर देखें तो बहुत सारे आंकड़े इनको कंट्राडिक्ट करते हैं। अभी हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर दोबारा देखते हैं उस चार्ट को, जो कि डेटा पॉइंट से दूसरा बड़ा हिस्सा जो था एग्रीकल्चर के बाद, वो जो बढ़ोतरी हमें दिखाई दी वो थोड़ी माइनिंग और क्वेरिंग में दिखाई दी। सेकेंडरी सेक्टर आमतौर पर लगभग वैसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग में पिछले क्वार्टर की तुलना में इस तिमाही में 2.1 के बजाय 3.5% की ग्रोथ भी दिखाई देती। इस पर भी गहरे सवाल हैं, इसको भी हमें एक चुटकी नमक के साथ लेना होगा। इसे समझना होगा कि ये आंकड़े कंपनियों के आंकड़ों से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, कंपनियों के नतीजे इन आंकड़ों को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, जीडीपी के आंकड़ों को। इसके अलावा बाकी सर्विसेज सेक्टर वैसे ही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ रेट कम हुई है। तो कुल ये पूरी जो रिकवरी हमें पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में दिखाई दी, जो थोड़ी उत्साहवर्धक है गिरते हुए बाजार के दौरान उसका सेंटीमेंट ठीक करने के लिए, तो तिमाही आधार पर तो ये बढ़ोतरी हमें एग्रीकल्चर के आगे के कारण दिखती है। लेकिन अगर आंकड़ों को हम भीतर से खंगालने की कोशिश करें विपुल जी, तो फिर जो सालाना आधार की तस्वीर है ना, वो थोड़ी बिल्कुल विपरीत दिखती है। लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि आखिर में जो सब कुछ जो रिकवरी है, सबका जो भरोसा है वो एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है। एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है, रूरल डिमांड अच्छी है, तो फिर एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे इतने डावाडोल क्यों हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे।
वो वहाँ पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा? ये इसीलिए इन आंकड़ों को हमें थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लेना होगा, क्योंकि जिस तिमाही के ये आंकड़े हैं उस तिमाही में कंपनियों के नतीजे जो रूरल एरिया में अपना सामान बेच रही हैं, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हों या पेंट हो या सीमेंट कंपनियां हों, उनके नतीजे इस डिमांड की रिकवरी को, इस रूरल रिकवरी को का समर्थन नहीं करते। मतलब वो सपोर्ट नहीं करते हैं इस ग्रोथ की रिकवरी को। तो डिमांड की रिकवरी कहाँ आई, किस तरह से आई, ये नहीं दिखती। लेकिन सरकार के आंकड़े अपने तरीके से आते हैं और इनमें संशोधन भी होता है। तो एक तो बड़ा कंट्राडिक्शन कंपनियों के नतीजों में और जीडीपी के नतीजों में मैक्रो इकोनॉमी के स्तर पर दिखाई देता है, और वो रूरल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन मंथ ऑन मंथ गिरावट पर है। अप्रैल के बाद से उसमें गिरावट आई। तो अगर ये डिमांड बढ़ी भी थी, कंजम्पशन बढ़ा भी था, तो वो जीएसटी के आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो दो ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस ग्रोथ के पूरे मामले को सवालों के घेरे में रखते हैं। और जब हम और भीतर जाकर इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करें तो जो 2025 का यानी पूरे साल के जो आउटपुट का या उत्पादन का लक्ष्य 6.5% दिया गया है विपुल जी, वो अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है। और अगर आप क्वार्टर के आधार पर देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, पिछले साल से इस तिमाही का अंतर देखें, तो पिछले तिमाही से इस तिमाही के अंतर के हिसाब से ग्रोथ में खासी गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर काफ़ी तेज रही थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2025 में सरकार का ये जो आकलन 6.5% का है, वो अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है। और इस साल तो तमाम और भी ऊहापोह दुविधाएं बनी हुई हैं। 4 साल के न्यूनतम स्तर पे है सर, लेकिन ये जो आंकड़े निर्धारित किए गए हैं, इन सब के बीच में ट्रंप साहब की जो बीच बीच में घोषणाएं हो रही हैं, ट्रंप साहब के जो टैरिफ हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं और उसका जो असर होगा, क्या उसके बाद ये 6.5% की ग्रोथ जिसे आप 4 साल का न्यूनतम स्तर कह रहे हैं, वो भी अचीव कर पाएंगे क्या हम लोग? हाँ, यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी हाल की अपनी पॉलिसी में इस बात का संकेत दिया था, जिक्र किया था कि ये साल बेहद डामाडोल है, बेहद उलझन भरा है। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में खासी उथल पुथल है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में तो तेज उथल पुथल दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में 6.5% की जो बढ़ोतरी की दर है जो दिख रही है, उसे लेकर लोगों को गहरा असमंजस है। ये रिकवरी जो हमने देखी है पिछली तिमाही से इस तिमाही में, दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में, ये रिकवरी इतनी तेज होने की गुंजाइश नहीं, और इसलिए सरकार ने भी 6.5% के आसपास ही रखा है, जो पिछला अनुमान था, और बाकी एजेंसियों के अनुमान भी 6.5% के आसपास है। क्योंकि काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का असर होता है, ग्लोबल मार्केट में डिमांड की स्थिति क्या बनती है, और भारत में महंगाई और आय में बढ़ोतरी किस तरह से होती है। चलिए, तो ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर आगे आने वाले समय में स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी, और नज़रें हमारी लगातार इन तमाम चीज़ों पर लगी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच अगली खबर का रुख करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा है कि भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता के लिए ढांचागत सुधार, वित्तीय घाटे में कमी, लेबर मार्केट में सुधार तथा ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करना होगा। IMF का ये कहना है कि फिलहाल भारत के सामने महंगाई, ग्लोबल टेंशन और कमज़ोर खपत की चुनौती बनी हुई है। इस बीच सरकार ने IMF से कहा है कि GDP की तुलना में वित्तीय घाटे को कम करके 3% पर लाने पर काम हो रहा है। फिलहाल वित्त वर्ष 2024-25 में वित्तीय घाटा GDP का 4.8% होने का अनुमान है। सर, IMF ने भारत के ग्रोथ अनुमान में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है। IMF अब किस तरीके के सुधारों को लेकर के अब बात कर रहा है? IMF का अनुमान भी वही है जो आज हमारे पास एडवांस एस्टीमेट में आया, 6.5%। तो IMF को भी भारतीय अर्थव्यवस्था में दबाव बने होने की गिरावट और खपत में कमी होने का संकेत मिल रहा है। तो IMF के अनुमान उसी के आसपास हैं जो सरकार के अनुमान है। IMF की इस रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो IMF ने ट्रेड पॉलिसी में बदलाव की बात कही है। भारत की ट्रेड पॉलिसी तो एक तरह से ट्रंप के धक्के को झेल ही नहीं पा रही है। तो व्यापार नीति में आने वाले समय में कैसे बदलाव होंगे, इसका बड़ा असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, डिमांड पर और जॉब्स पर पड़ेगा। दूसरा, IMF का पुराना सुझाव है कि भारत के लेबर कानून बदलने चाहिए, ढांचागत सुधार होने चाहिए, पर ढांचागत सुधारों के कई सारे चरण हम पिछले कुछ वर्षों में देख चुके हैं। IMF की ज़्यादा बड़ी और गहरी चिंता होती है भारत के राजकोषीय घाटे को लेकर, क्योंकि भारत का राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ा हुआ है। भारत में जो सरकार का कर्ज है वो GDP के 80% से ऊपर है। इसलिए IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में सरकार से कहा था कि उसे तेजी के साथ अपना राजकोषीय घाटा 4.5% से घटाकर 3% पर लाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से
जवाब में यह कहा गया है कि इतना ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के खर्च की ज़रूरतें हैं और खर्च की ज़रूरतों के कारण राजकोषीय घाटे में कमी नहीं की जा सकती। यानी गवर्नमेंट का जो कर्ज का कार्यक्रम है, बोरोइंग का कार्यक्रम है, वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। राजकोषीय घाटे में उत्तरोत्तर ही कमी होगी, तत्काल कोई बड़ी कटौती नहीं की जा सकती। मेरा अगला सवाल भी सर यही था कि आखिर में इस स्पष्टीकरण का मत मायने है क्या कि भारत का राजकोषीय घाटा कम नहीं हो सकता है? सरकार का स्पष्टीकरण ये कि जो 2030-31 तक का 2031 तक का जो डेट का रोड मैप है, भारत का जीडीपी का डेट का रोड मैप, कर्ज घटाने का, जिसे 50% के पर लाया जाना है जीडीपी के अनुपात में, और बजट टू डेट जीडीपी रेशियो जो है वो करीब करीब 80% से ऊपर है, उसे कम करने के लिए IMF ने भारत के राजकोषीय घाटे में कमी का लक्ष्य दिया है, क्योंकि किसी भी देश का भारत का राजकोषीय घाटा सरकार के कर्ज के बराबर होता है। सरकार जितना कर्ज लेती है वही राजकोषीय घाटा होता है। लेकिन यहाँ IMF की सिफारिश, IMF का सुधार सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे तालमेल नहीं कर पा रहा है। जी, चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरों का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब तक जिक्र ना हो बोनस पॉइंट पूरा आजकल हो नहीं रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ 4 मार्च से लागू करने का फैसला कर लिया। साथ में ये भी कह दिया कि चीन से इंपोर्ट पर अतिरिक्त 10% टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप पहले ही चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इंपोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके थे और गुरुवार को उन्होंने टैरिफ लागू होने की तारीख का भी ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद शुक्रवार को दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। उधर चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। सर, चीन और कनाडा किस तरह की अब जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? क्या कुछ उम्मीदें अब दिखाई दे रही हैं आपको? ट्रंप ने अपनी नीति को और आक्रामक कर दिया। कनाडा, मैक्सिको पर लागू होने वाले टैरिफ को प्रीपोन कर दिया लगाने के लिए, और चाइना पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। और उसके बाद बाजारों में बाकी जगह ट्रेड वार को लेकर अब लगभग तस्वीर स्पष्ट हो गई। तो ट्रेड वार के 2 संकेत हमें मिले। हम अगले सवाल की चर्चा में विस्तार से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड वार, फुल फ्लेजेड ट्रेड वार होता है अमेरिका के साथ दुनिया के देशों का, तो बाजारों पर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। पर चीन, जिसने पिछले टैरिफ के दौरान भी जो पहले टैरिफ की घोषणा की थी, उस समय भी रिटेलिएट किया था और अमेरिका से आने वाले आयात पर ड्यूटी बढ़ाई थी, कुछ निर्यात भी रोके थे। चीन ने काफ़ी सख्ती से ये बात कही है कि वो चाइनीज़ गुड्स पर लगाई गई ड्यूटी का जवाब देगा और तीखा जवाब देगा। ये पहली बार इतना सख्त जवाब आया है। और एक कहा है कि ये भी कहा है चीन ने कि अमेरिका वो पुरानी गलतियां ना दोहराए, या ट्रंप पुरानी गलतियां ना दोहराए जो इससे पहले की गई हैं, क्योंकि चीन के पास अपने बाजार को संरक्षित करने का अधिकार मौजूद है। दूसरी तरफ कनाडा की प्रतिक्रिया भी काफ़ी तीखी है। कनाडा ने कहा है कि वो रिटेलिएट करने के लिए बहुत स्ट्रांग रिस्पांस की तैयारी कर रहा है। कनाडा ने कुछ थोड़ी बहुत सख्ती भी दिखाई थी, हालांकि कनाडा पर टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन बीच में पोस्टपोन कर दिया था ट्रंप ने घोषणा के बाद, पर अब कनाडा भी इस बात की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि कनाडा की तरफ से जो अमेरिका से आने वाले सामान हैं उन पर, इन दोनों देशों में अब ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, और यही वो उस ट्रेड वार की शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तक इन देशों ने, कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने सांकेतिक रूप से विरोध किया है, पर ट्रंप जितने आक्रामक दिख रहे हैं उस हिसाब से अभी तीनों देश अमेरिका के आयात पर, इंपोर्ट्स पर बड़े टैरिफ की और कई तरीके की जांच पड़ताल और तटकर गैर तटकर बाधाओं की घोषणा कर सकते हैं। सर, बड़ी मुश्किल से तो ये राहत मिली थी कि चलो ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो रहा है, इजराइल हमास का समस्या समाधान, लेकिन अब जो इस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, क्या अब एक नए तरह का युद्ध, व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर की शुरुआत अब हो रही है पूरी दुनिया भर में? देखिए, ट्रंप, ये माना जा रहा था कि ट्रंप अप्रैल तक तो रुकेंगे ही, अप्रैल तक इंतजार करेंगे, पर उन्होंने इंतजार नहीं किया और आज की घोषणा में तो उन्होंने उसको 1 महीने पहले प्रीपोन कर दिया। यानी अब केवल 1 हफ्ता बचा है और 1 हफ्ते बाद ट्रंप के ये जो पीनल टैरिफ्स हैं ये मार्च से लागू होना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया उनकी पिछली घोषणा की तुलना में आक्रामक है। और ऐसा पता चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड डिप्लोमेसी के सूत्रों से भी उनसे बात करके पता चल रहा है कि चीन और कनाडा और मैक्सिको ने अपने रिटेलिएशन की, अपने जवाब देने की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। तो ट्रेड वार लगभग तय सा दिख रहा है और दुनिया के ने पिछले 50 सालों में लगभग, बल्कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत देखें, वाशिंगटन कंसेंसस से शुरुआत देखें, तो बाजार ने इस तरीके का इतना बड़ा ट्रेड वार नहीं देखा था, इतना बड़ा जिसकी अब तैयारी चल रही है। और उसके नतीजे अब समझने की कोशिश अर्थव्यवस्थाओं में शुरू हो गई है। हम डेटा पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि
अगर अमेरिका और चीन, कनाडा, मैक्सिको, क्योंकि ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, और यूरोप भी है, तो एक ट्रेड वार होता है तो दुनिया में क्या हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा असर भारत के आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा, जिस पर हमने अभी चर्चा की और ये कहा है कि 6.5% की ग्रोथ रेट सरकार की तरफ से आई है। पहला पॉइंट, इस दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट में करीब 0.5% तक की कमी आ सकती है इस ट्रेड वार के जरिए। वर्ल्ड व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में करीब 3.4% की गिरावट आ सकती है इस ट्रेड वार से। अमेरिका और चीन दोनों के जीडीपी 1.3% गिरेंगे, क्योंकि चीन के निर्यात में कमी आएगी, उत्पादन टूटेगा, और अमेरिका में खपत गिरेगी, कम होगी, क्योंकि वहां पर आने वाला सामान महंगा होगा ड्यूटी लगाए जाने के कारण। 2025 में यूएस और चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.7% कम रह सकती है। और इसका संकेत हमें पिछले सप्ताह शेयर बाजार में भी मिला था, जब पिछले सप्ताह विपुल याद होगा आंकड़े आए थे और ये पता चला था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक छोटी मोटी मंदी का खतरा है, और चीन को एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनमें आर्थिक सुस्ती की संभावना है। तो यूएस के ट्रेड वार के ग्रोथ का जो बड़ा असर होगा, लेकिन दूसरी तरफ चीन को इससे बाजार, नए देशों के बाजार में पहुंचने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी उत्पादन क्षमताएं चीन के पास मौजूद हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये ताजी तस्वीर हमें बनती दिखाई दे रही है दुनिया में ट्रेड वार की, और इसलिए आज हम अगली खबर पर चलेंगे तो शेयर बाजारों में इतना कोहराम मचा, इतना ब्लडबाथ हुआ, इतनी तेज गिरावट आई। बिल्कुल, अब इसी बात का जिक्र कर लेते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और शुक्रवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट नहीं, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1400 पॉइंट से ज़्यादा टूटा और निफ्टी में 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आई। निफ्टी ने 22,104 का निचला स्तर छुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी, मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सितंबर से अब तक सेंसेक्स और निफ्टी 15% से ज़्यादा टूट चुके हैं। सर, शेयर बाजार में गिरावट का लगातार ये 5वां महीना है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, और ट्रंप के फैसले इस गिरावट को लगातार और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बाजार के लिए बड़े संकेत आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि फरवरी का महीना भी खत्म हो रहा है, 5 महीने भी खत्म हो रहे हैं, और ट्रंप की जीत को भी 5 महीने पूरे हो रहे हैं। ट्रंप भले ही भारतीय सरकार के दोस्तों पर, भारतीय निवेशकों के लिए तो वो उनसे बड़ा कोई अपशकुन साबित नहीं हुआ। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इन आंकड़ों को देखें, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि ट्रंप की वजह से अच्छी खासी चलती दुनिया की अर्थव्यवस्था में डूब गई, और अब प्रतिदिन ऐसा हो रहा है कि बाजार के उभरने की कोई तस्वीर बनती नहीं दिख रही। तो चूंकि अब हम एक लंबा समय देख चुके हैं, तो हम भीतर जाकर कुछ बड़ी तस्वीरें देखते हैं, अंदर से कुछ आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की गिरावट कितनी। जरा ध्यान से देखिए, सेंसेक्स निफ्टी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से, जो सितंबर की ऊंचाई थी पिछले साल 27 सितंबर, आपको विपुल याद होगा, उसके बाद से सेंसेक्स 15%, निफ्टी 16%, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी 26%। यानी तकनीकी तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी मंदी के जोन में चले गए हैं, बेयर जोन में चले गए। निफ्टी जरा सा टिका है, 1-2 गिरावटों के बाद निफ्टी भी 20% की अपनी सीमा के पास पहुंच जाएगा, जो भारत के एक पूरी जनरेशन के लिए, एक पूरी निवेशक जनरेशन के लिए पहली बार ऐसा होगा जब निफ्टी बेयर जोन में पहुंच जाएगा। गिरावटें उतार चढ़ाव तो होती, अब और जरा करीब से देखिए कि ये पैर इतने क्यों हिल रहे हैं। ये जो रैबिट होल है मंदी का, ये गिरावट कितनी गहरी है। मीडिया 37%, रियलिटी 32%, ऑयल गैस 30%, ऑटो 26%, एफएमसीजी 23%। यही वो सेक्टर है जिसकी ग्रोथ के आधार पर जीडीपी में रिकवरी का दावा किया गया सरकार की तरफ से आंकड़े में। बाजार को तो दिख रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। उसके बाद जो आईटी सेक्टर है उसमें 19% की गिरावट है। यह बाजार का भीतरी स्कैन है जो हमें बता रहा है। अब शेयरों की गिरावट को करीब से समझिए, क्योंकि अब महीना खत्म हो रहा है और अगले महीने से ट्रंप के टैरिफ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आंकड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि अगले महीने से ट्रेड वार की शुरुआत हो सकती है, जिसकी तैयारियां हैं। 40% कंपनियों के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से 95% तक टूट चुके हैं। 222 कंपनियों के शेयर 60 से 95% टूटे हैं। बाकी करीब 1186 कंपनियों के 40 से 60% और 1180 कंपनियों के 30 से 40% टूटे। विपुल जी, आपको इतना तजुर्बा हो गया स्टॉक मार्केट को कवर करते हुए, लंबा समय हो गया, आपने ऐसी तस्वीर कभी देखी बाजार की? 2008 को छोड़ दीजिए, 2008 को छोड़ दीजिए जो ग्लोबल रिसेशन था, और कोविड का एक समय था जब हमने देखा था, लेकिन इतना वो भी इंस्टेंट गिरावट थी, इतनी लंबी और इतनी डीप गिरावट अक्रॉस द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में इतनी गहरी गिरावट। और इसलिए भारतीय निवेशक अब बुरी तरह फंसे, उलझे और अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, और उन्हें
इस पूरी परिस्थिति में उबरने का कहीं कोई रास्ता बनता नहीं दिखाई दे नहीं दिखाई दे रहा। और सर जो भी आप जो जिक्र कर रहे थे ना, बाकी जितनी भी गिरावट रही, कोविड की रही या 2000, वहाँ पर तमाम लोगों को आशंका थी कि बाजार में गिरावट आएगी, आ सकती है, संकेत इस तरह के मिल रहे थे। ये धीरे धीरे करके किस तरीके से पूरी मार्केट जो है वो मतलब लोगों के पोर्टफोलियो साफ हो गए, अंदाज़ा नहीं लगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये गिरावट इतनी गहरी हो सकती है। इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं कि मतलब ये धीरे धीरे करके क्या चीज़ें परत दर परत खुलती गई, या क्योंकि अनुमान किसी को नहीं था कि ये गिरावट बेयर जोन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, दो तीन चीजें एक साथ प्ले आउट हुई हैं जिन्हें निवेशक के तौर पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो थोड़ा धैर्य और साहस रखना जरूरी है, पोर्टफोलियो ना देखें, कुछ और देखें। लेकिन अगर आप बाजार में एक्टिव निवेशक हैं तो बाजार के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। हमेशा शेयर बाजारों में एक मिजाज होता है और उस मिजाज के बदलने के बाद, उस अंतर्धारणा के बदलने के बाद समझदार निवेशक उसे पकड़ लेते हैं। 4 बड़े फैक्टर थे जिनके कारण शेयर बाजार में इस गिरावट की संभावना पिछले साल बन गई थी। बहुत ऊंचे वैल्यूएशन नंबर 1, नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुस्ती और खपत में गिरावट जो पिछले साल दिखाई दे रही थी। तीसरी बात, कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों से ही संकेत मिल गए थे कि तीसरी तिमाही ठीक नहीं होने वाली, तीसरी तिमाही के नतीजे। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए आप डोनाल्ड ट्रंप को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये भारत के भीतरी फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, जिन्हें शायद विशेषज्ञ अनदेखा कर रहे थे या बाजार में मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए तेजी बराबर बनी रहने की घोषणा कर रहे थे या उस तरीके के आश्वासन दे रहे थे। इन 3 फंडामेंटल कमजोरियों के ऊपर आ गिरा ट्रंप का टैरिफ लगाने का फैसला। और उस टैरिफ लगाने के फैसले ने चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुरी तरह हिलाया तो भारतीय बाजार पर भी असर पड़ा। हालांकि ट्रंप के फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा प्रभावित होगा अगर आप ध्यान से देखें, पर सेंटिमेंट की दृष्टि से, बाजार की अंतर्धारणा की दृष्टि से वो फैसले बेहद नेगेटिव साबित हुए। और उन नेगेटिव फैसलों के कारण बजट भी हवा में उड़ गया। ये बजट के बाद ऐसी गिरावट कई दशकों में पहली बार देखी गई होगी, जब बजट आने के बाद और इस बजट में इनकम टैक्स की रियायत दी जाए, ये पहले आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शेयर बाजार की गिरावट को रुपए की कमजोरी ने और बढ़ाया। विदेशी निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्वास टूटा। हम आपको विस्तार से उस एपिसोड में बता चुके हैं कि विदेशी निवेशक भारत से कितना 1 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं भारत विदेशी निवेशक। तो ये गिरावट कहीं ना कहीं पक रही थी फंडामेंटल्स के भीतर, जिसे कई तरह से ढकने की बचाने की कोशिश की गई। और एक बार आपको पता है विपुल जी कि बाजार चढ़ने की जिस रफ्तार से चढ़ता है और उसके बाद जब बाजार में कई सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो वो गिरावट फिर रुकती नहीं। पर मुझे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। सेंसेक्स एक दिन में 700-800 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, निफ्टी गिरता रहता है। मुझे इसकी जो डेप्थ है, जिसकी गहराई है बाजार की, और जो इसका दायरा है फैला हुआ सारे सेक्टर्स में, जिनका ट्रंप से सीधे रिश्ता भी नहीं, उन सारे सेक्टर्स में जो फैला हुआ दायरा, वो ज़्यादा चिंता और परेशान कर रहा है, खासतौर से म्यूचुअल फंड के निवेशकों की दृष्टि से, जिनके पोर्टफोलियो इन्हीं सारे सेक्टर्स में फैले हुए हैं। म्यूचुअल फंड पे आएंगे सर, उस पर भी मेरा एक सवाल है आपसे, लेकिन उससे पहले अब आपने जो नंबर्स बताए 26%, 25% मिड कैप स्मॉल कैप टूट गए, निफ्टी सेंसेक्स जैसे 15-16% टूट गए। क्या अभी भी ये बाजार खरीदने लायक है? क्या वैल्यूएशन को लेकर चिंता थी? आपने तमाम सारे कारण बताए, क्या कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से बाजार टूटा? अब उसमें एक और कारण जुड़ गया है, वो है ट्रंप। तो क्या इसके बाद क्या खरीदने की हिम्मत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और ख़ास तौर से ये जीडीपी के नंबर्स को देखने के बाद इसका असर क्या होगा बाजार पर? देखिए, अगर आप बहुत हिम्मत वाले निवेशक हैं और दरअसल आज से निवेश शुरू करना चाहते हैं, आज तक आपने निवेश नहीं किया कभी और स्टॉक मार्केट को करीब से देख रहे हैं और बहुत हिम्मत वाले निवेशक हैं, और ये जो सुर्खियां आपके सामने घूम रही हैं, इनसे अपने आप को, अपने सेंटीमेंट को बचा सकते हैं, तो बाजार अब जहां खड़ा है वहां बाजार को में फंडामेंटल्स को की दृष्टि से या बाजार को में जो तेजी का गुब्बारा फुलाने वाला एक फैक्टर था, वो तो करेक्ट हो गया, जो वैल्यूएशन का था। बाकी फैक्टर्स अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं विपुल जी। मैक्रो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर गहरे सवाल हैं। आने वाले समय में ट्रंप क्या करेंगे, उनका क्या असर होगा पता नहीं है। अभी मानसून आगे आएगा, अच्छा होगा, ठीक होगा, इसके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो लेन में रहेगी, ये रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन के बेस पर आप देखें तो भारतीय वो निवेशक जो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कह रहे थे बाजार में घुसे कैसे, इतनी महंगे स्टॉक्स पर कैसे घुसे, उनके लिए तो ये खरीदने का मौका बनता है। लेकिन इसको बहुत सोच समझ के खरीदिएगा कि बाजार अभी ढलान पर है, बाजार में रिकवरी की व्यवस्था भी नहीं शुरू हुई है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप बहुत बेहतर ढंग से रिसर्च करें, समझने की कोशिश करें, कंपनियों के फंडामेंटल्स देखें। और एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा संकेत है कि ट्रंप के इस कार्यकाल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वो स्थिति
नहीं रहेगी जो स्थिति पहले रही थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कई ढांचागत बदलाव होंगे। तेज ग्रोथ के बाद हम एक स्लोडाउन मोड में जा रहे हैं और वो स्लोडाउन मोड में भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन होंगे। तो आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो, अपने शेयरों का चुनाव पूरी तरह संतुलित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था की नब्ज पर, अर्थव्यवस्था के भीतर जो घट रहा है उस पर करीब से नज़र रखिए, क्योंकि अब ये हवा में चलने वाला बाजार नहीं रहा है। यहाँ से बाजार में जब भी रिकवरी आएगी विपुल जी, तो वो उन फंडामेंटल्स के बेस पे आएगी जो वैल्यूएशन और जो कंपनियों के परफॉर्मेंस पर आधारित होंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे सर, जो 3-4 महीने पहले जब बाजार की गिरावट शुरू हुई, बार बार ये कह रहे थे हमें ज़रूरत नहीं है विदेशी निवेशकों की, उनको जाने दीजिए, कल को वो 4 गुने दाम पर जो है खरीदेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड वाले ही फंस गए। वो आप तो सरकार की तरफ से भी बात कहा गया था कि विदेशी निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, शेयर बाजार में हमेशा तेजी में एक मोमेंटम बायस होता है शेयर बाजार में, और स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी शेयर बाजार में तेजी की दृष्टि से आता है। पर वहीं हमें पुराना इतिहास बताता है, बाजारों का बहुत लंबा इतिहास है, 100-150 साल पुराना इतिहास है, कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट अपनी फंडामेंटल्स, भारत की अर्थव्यवस्था की जमीनी स्थिति से, कंपनियों की जमीनी स्थिति से कटकर बढ़ना शुरू करता है, तो एक बार उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे जरूर आता है। यह भारतीय विशेषज्ञों को, प्रेक्षकों को उस समय भी बताना चाहिए था, जो लगातार सपोर्ट बता कर लोगों को खरीदवा रहे थे कि सपोर्ट के बाद खरीद लीजिए, इस सपोर्ट के बाद खरीद लीजिए। वैसा नहीं हुआ। तो मैं बार बार ये कहता हूं, और हम लोग बार बार यार बाजार में और 1.25 लाख टके के अपने कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और बताते हैं निवेशकों को कि निवेशक हैं तो समझदारी से निवेश करिए, भेड़ बनकर या हर्ड के में जाकर निवेश मत करिए, क्योंकि स्टॉक महत्वपूर्ण है सेंटीमेंट से ज़्यादा। स्टॉक के फंडामेंटल्स महत्वपूर्ण है सेंटीमेंट से ज़्यादा। सेंटीमेंट बिगड़ता है तो फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है, और वही स्थिति हमें अब दिखाई दे रही। तो सेंटीमेंट के तूफान में सब फंसे हैं, छोटे निवेशक तो फंसे ही हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और DII कितनी बुरी तरह फंसे हैं आप देखिए। उन्होंने तो किसी के कहने पर या अपनी स्वेच्छा से विदेशी निवेशकों के से महंगे शेयर खरीद लिए, और उनके जो पोर्टफोलियो में करेक्शंस हुए हैं, चाहे वो LIC हो या सरकार के बड़े निवेशक हो या बैंक्स हो, उनके पोर्टफोलियो में जो करेक्शंस हैं उनके नतीजे में आने वाले समय में बाद में पता चलेंगे। सर, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, लेकिन चलते चलते 10 सेकंड में आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे उन हमारे दर्शकों के लिए जो आज दिन भर कार्यक्रम में, चूँकि हमने अपनी लाइन लगातार खोल रखी थी, जितनी पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है लुट गई है। ऐसे निवेशक जो अब मतलब उनकी जो जमा पूंजी थी या फिर जो मुनाफा था कम से कम, वो एकदम उनके देखते देखते साफ हो गया और लोग काफ़ी पैनिक में हैं। उनके लिए चलते चलते इस वीकेंड के लिए कोई संदेश रहेगा क्या? देखिए, बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए कभी नहीं होता विपुल जी। शेयर बाजार हमेशा एक कहा जाता है, शेयर बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, और जब तेज़ी हो रही थी तब भी ये कहा जाता है कि शेयर बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपके अंदर तो उतना मेटल और उतनी क्षमता और मनोवैज्ञानिक रूप से उतनी शक्ति होनी चाहिए बाजार को संभालने की। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको तत्काल पैसा नहीं कमाना है, तो आपके बाहर निकलने की तो गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि जिस स्टॉक को आपने 100 में खरीदा और वो 60% करेक्ट हो गया है, नीचे आ गया है, तो उसके लिए तो अब निकलने की संभावना नहीं बनती। बेहतर यह है कि आप एक्सपर्ट की मदद से, यार बाजार की मदद से, विपुल जी की मदद से और गहरे और पेनिट्रेटिव सवाल एक्सपर्ट से पूछिए और अपने स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करिए, और उस स्टॉक की तस्वीर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रोशनी में, ब्रॉडर फैक्टर्स की रोशनी में, ट्रेड वार की रोशनी में, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों की रोशनी में समझने की कोशिश करिए कि ये कंपनी आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ खड़ी होगी। जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की और बाकी जगह, तब शायद आप ज़्यादा बेहतर फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ अब बोनस पॉइंट को समाप्त करने का वक्त तो हो गया है। वीकेंड पे जो है हम बोनस पॉइंट लेके नहीं आएंगे, लेकिन सोमवार को जुड़ेंगे, और सोमवार को बाजार जब तक नहीं खुलता तब तक आप लोग भी रिलैक्स कीजिए, बार बार स्क्रीन की तरफ मत देखिए। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो फिर हम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके साथ आएंगे। धैर्य बनाए रखना इस गिरते बाजार में सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छे शेयर हैं तो बार बार शेयर अपने पोर्टफोलियो को मत देखिए, धैर्य के साथ बने रहने का ही वक्त है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए आज के बोनस पॉइंट को समाप्त करते हैं। लगातार आप द बोनस के साथ बने रहिए। नहीं सब्सक्राइब किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अपने परिवार और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और हमारे इस बोनस के परिवार को और ज़्यादा विस्तार देने में हमारी मदद कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।